हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गाउस का नियम क्या है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गाउस का नियम जो है वो हमें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बारे में जानकारी देता है। एक आसान तरीके से ये जानकारी हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गाउस का नियम क्या है, उसका कथन क्या है। इसको समझने के लिए देखिए, ये हमारे पास में एक बंद पृष्ठ है जिसको काल्पनिक बंद पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ में n आवेश मान लेते हैं, Q1, Q2 और Qn। अब ये जो आवेश हैं इनके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने ये कि काल्पनिक पृष्ठ मान ली है। तो अब इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी, अर्थात संबद्ध फ्लक्स, वो हम कैसे देंगे। देखिए, वो इस बंद पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, हमने इन आवेशों को जोड़ दिया, Q1, Q2, Qn, बीजगणितीय जोड़ कर लिया। उसको कितने से भाग कर दें, उसको एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता। इससे भाग देने से ये फ्लक्स आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास में जो मैथमेटिकल स्टेप है, ये मैथमेटिकल स्टेप इस कथन को, गाउस के नियमी कथन को तैयार करती है। तो देखिए कैसे। गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ये आवेश हैं तो इनके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, तो हमने ये काल्पनिक बंद पृष्ठ मान ली, से संबद्ध कुल फ्लक्स, हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आए, हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाए। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर वो संबद्ध फ्लक्स कहलाएगा। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ में स्थित आवेशों की बीजगणितीय योग समेशन Q का 1/ε0 गुणा होता है। एक पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है, अर्थात फाई बराबर, ये हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन या बंद पृष्ठ के लिए जो है समाकलन E.ds किसके बराबर चला जाएगा, बीजगणितीय योग का 1/ε0। अब यदि मान लें कि इस बंद पृष्ठ में केवल एक ही आवेश होता, तो फिर ऐसी स्थिति में हम समेशन Q की जगह केवल Q ही लिखते और बटे में ε0 लिखते। तो फिर इस तरीके से हम एक आसान तरीके से किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स या संबद्ध फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर ये जो है हमें फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। अब हम गाउस के नियम का प्रमाण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने ये देखा कि गाउस के नियम में जो है किसी बंद पृष्ठ में यदि एकल आवेश स्थित हो तब गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। लेकिन ये किस तरीके से जो है फॉर्मूला जनरेट होता है या इसका सत्यापन कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक स्वैच्छिक काल्पनिक तौर के ऊपर किसी भी आकार की ये एक बंद पृष्ठ है, ये स्वैच्छिक बंद पृष्ठ है, स्वैच्छिक बंद पृष्ठ। अब इस पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर हम एकल आवेश Q लेते हैं तथा इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल ds दिया जाता है। तो उस ds जो है एक वेक्टर है, तो उसकी दिशा जो है वो इस पृष्ठ के लंबवत होगी। तो फिर ये मैंने इसकी ds डायरेक्शन दिखाई है तथा बिंदु O पर आवेश Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस लाइन में ही होगी, तो ये E की दिशा है। और E और ds के बीच में ये जो कोण है, ये कोण हमारे पास में थीटा है। तो पता लगा बात, क्या क्या बात सामने आई कि ये हमारे पास एक काल्पनिक स्वैच्छिक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर एकल आवेश Q है।
इस बिंदु O से R दूरी के ऊपर बिंदु P पर एक अल्पांश सदिश क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दिशा उसके अभिलंबवत होती है, तो ये ds की डायरेक्शन हो गई। लेकिन बिंदु O पर जो आवेश Q है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा में ही होगी, तो ये E की डायरेक्शन है और इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा। क्लियर? तो फिर ये चीजें हम यहाँ पर फॉर्मेलिटी या भूमिका के तौर पर लिख सकते हैं। चित्र में एक काल्पनिक स्विच बंद पृष्ठ दर्शाई गई है जिसमें बिंदु O पर आवेश कितना है, Q स्थित है। क्लियर? इस आवेश से R दूरी पर कौन से बिंदु पर, P पर, जो R दूरी पर है, अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर लेते हैं तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर मान लेते हैं। तो अब क्या किया जाए, अब यहां से हम अतः अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर से निर्गत फ्लक्स अर्थात इस छोटे से हिस्से से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ये बात हम परिभाषा के आधार पर या परिभाषा जो है उसके आधार पर d फाई बराबर E डॉट ds लिख सकते हैं। तो फिर ये छोटे से हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरी पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फिर समस्त करने के लिए हमें एक ब्रह्मास्त्र काम में लेना पड़ेगा और वो ब्रह्मास्त्र होता है क्या, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो हमने इस स्टेप का समाकलन कर दिया, तो क्या लिखा है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो फिर फाई बराबर उस बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन E डॉट ds। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये स्टेप आ गई। लेकिन E डॉट ds, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, E ds cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। चलो यहां तक हम पहुंच लें, यहां परिभाषा के आधार पर हम पहुंचे। लेकिन अब बिंदु P पर आवेश Q के कारण, ये बिंदु P और ये आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये पिछले वाले चैप्टर्स में ये बात आई हुई है। इसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है, तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू हो गई। अब इस E की वैल्यू को हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लगाया, E की जगह यहाँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर लिखा और ये इंटू में ds cos थीटा। क्लियर? लेकिन इस स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आए, तो हमारे पास में ये एक ds जो है वो एक वेरिएबल है। साथ ही साथ यदि ds की पोजीशन यदि हम चेंज करते हैं तो ये r भी चेंज होगा। इसका मतलब इस स्टेप के अंदर यहाँ पर हमारे पास में ये वाली जो स्टेप है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वेरिएबल का काम करेगी। तो फिर इसको हम इंटीग्रेशन में लिख लेंगे और q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लेंगे। लेकिन अब ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये चीज क्या है, यहां हम ये देखें कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर एक जो है वो ठोस कोण होता है। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल d ओमेगा, इसे हम ठोस कोण कहते हैं। ये एक त्रिविम कोण होता है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब ये हमारे पास में d ओमेगा जो है वो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह लिख दिया गया है। लेकिन जो संपूर्ण ठोस कोण होता है वो संपूर्ण ठोस कोण 4 पाई के इक्वल होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो है d ओमेगा दिस इज इक्वल टू 4 पाई, तो यहाँ 4 पाई रख देने से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस तरीके से ये गाउस का जो नियम है ये प्रमाणित हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसको ध्यान देना है। ये एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर हम एकल आवेश Q लेते हैं और इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल ds लेते हैं और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, दोनों के बीच में कोण इतना है। तो फिर इतने से निकलने वाला फ्लक्स स्टेप नंबर इससे आ जाएगा, स्टेप नंबर d फाई इक्वल E डॉट ds से आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा चाहिए, हम समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देने से हमारे पास में ये स्टेप बनेगी। यहाँ से हम E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश कारण कितनी होती है उसका मान इस स्टेप में रख देंगे। रख देने से फाई इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्टेप बनती ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लेकिन इसे हम ठोस कोण कहते हैं जिसको d ओमेगा से दिखाते हैं। लेकिन संपूर्ण जो ठोस कोण होता है वो हमारे पास में 4 पाई होता है। तो फिर 4 पाई रख देने से ये कैंसिल हो जाएगा और फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है, हमारे पास में ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये गाउस का नियम तो यहाँ तक हो गया, आपको नोट भी यहीं तक करना है नोट्स में।
अब मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक गोलाकार सतह है, मैं इस ठोस कोण के बारे में आपको बता रहा हूं। ये गोलाकार एक पृष्ठ है, सॉरी। अब इस पृष्ठ में ये क्षेत्रफल ds है। अब ds है तो ऐसी स्थिति में ये क्षेत्रफल ds। अब गोलाकार पृष्ठ होने से ये जो ds लूंगा उसका अभिलंब इसी दिशा में होगा। क्लियर? इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि त्रिज्या के अनुदिश ही होगा गोलाकार पृष्ठ होने पर। तो फिर ऐसी स्थिति में हम डॉटेड लाइन पर एक बार न जाएं, हम एक बार ठोस लाइनों पर ही रहें। तो ये क्षेत्रफल कितना ds, ये इस गोले की त्रिज्या कितनी r। तो फिर ये जो कोण सेंटर पर बना, इस सेंटर पर बनने वाले कोण को हम ठोस कोण कहते हैं, जिसको मैंने d ओमेगा से दिखाया है। तो फिर ठोस कोण की परिभाषा क्या आती है कि जो है ये आपके पास में कितना क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल तो हो गया ds बटे में त्रिज्या का वर्ग, बटे में त्रिज्या का वर्ग। लेकिन यहाँ एक खास बात है, वो क्या, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की जो दिशा है वो त्रिज्या के अनुदिश ही होनी चाहिए। तो गोलाकार पृष्ठ होने के कारण तो इस क्षेत्रफल की दिशा यही है, तब हम ds/r² लिखेंगे। लेकिन एक बार हम गोलाकार पृष्ठ के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन मैं संपूर्ण ठोस कोण निकालूं तो फिर यहां मेरे को इंटीग्रेशन ds/r² करना पड़ेगा। लेकिन ये तो गोला है और गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है तो 1/r², r² बाहर आ गया आपके पास, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ds रह गया। लेकिन गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। 4πr² होता है तो r² से r² कैंसिल हो गया और कुल ठोस कोण कितना आ गया, 4π आ गया। इसका मतलब हमारे पास में यदि गोलाकार पृष्ठ है तो केंद्र पर बनने वाला त्रिविम में पूर्ण कोण 4π होता है। जैसे एक तल के अंदर जो है वर्ताकार चाप द्वारा बना हुआ टोटल कोण कितना होता है, 2π, तो वैसे ही त्रिविम में बनने वाला कोण कितना होता है, 4π। लेकिन अब यहाँ पर बात यह आती है कि यदि ये क्षेत्रफल त्रिज्या के अनुदिश नहीं होता, त्रिज्या तो ये थी, तो फिर ऐसी स्थिति में ये आपके पास में क्षेत्रफल इधर होता ds, और जब क्षेत्रफल ds इधर होता तो फिर इसका त्रिज्या की दिशा में कितना कंपोनेंट काम करता, तब वो ds cos थीटा काम करता। क्लियर? तो हमें त्रिज्या के अनुदिश वाला क्षेत्रफल लेना है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो डॉटेड मैंने क्षेत्रफल लिया है, जो जिसकी दिशा ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम त्रिज्या की दिशा के अंदर ds का प्रभाव जाने तो फिर वो ds cos थीटा आएगा। और वो ds cos थीटा आएगा तो उसको हम त्रिज्या से यदि हम भाग देंगे, ds cos थीटा को त्रिज्या के वर्ग से भाग देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में ये ठोस कोण d ओमेगा ये बनेगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हमारे पास में 4π आएगा। इसलिए हमारे पास में चाहे जो है सतह है या पृष्ठ जो है वो चाहे स्वैच्छिक हो, स्वैच्छिक का मतलब चाहे गोलाकार हो और चाहे वो जो है वो स्वैच्छिक हो, दोनों स्थितियों में ही केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो 4π होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ds cos थीटा अपॉन r² का जब जो है उसको तो हम अल्पांश d ओमेगा ठोस कोण कहते हैं, लेकिन इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर तो ये पूरा ठोस कोण जो है वो 4π आता है। तो ये चीजें जो है वो आपके कंसेप्ट के लिए हैं। तो ये समस्या जो है वो आपको गोलाकार पृष्ठ में तो नहीं दिखाई देगी, उस स्थिति में तो ds/r² इक्वल d ओमेगा होकर के संपूर्ण कोण जो है कितना बन जाएगा, 4π। लेकिन जब पृष्ठ गोलाकार नहीं है तब ये ds जो है इसका वेक्टर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फिर उसकी त्रिज्या के अनुदिश जब उसका प्रक्षेप लेंगे तब ये d cos थीटा आएगा, और ऐसी स्थिति में r² से भाग देंगे तो फिर ये टर्म भी हमारे पास में d ओमेगा लिखी जाएगी, और जिसका पूरा इंटीग्रेशन एक बार फिर से वही 4π आएगा। तो क्लियर? इस तरीके से हम जो है वो गाउस के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, गाउस के नियम के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें उस नियम का जब हम उपयोग किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में करते हैं, तब इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। तो इनमें सबसे पहला तथ्य क्या है, देखिए, पहला तथ्य गाउस के नियम के अनुप्रयोग में चयनित स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाती है। इसका मतलब जब भी हम गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे और किसी बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो उस बंद पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहेंगे पहली बार। तो ये एक शब्दावली है कि हम उस पृष्ठ को हम एक स्पेशल नाम गाउसियन पृष्ठ जानते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट। नंबर 2, गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। कैसे? इस बात को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास में ये एक गोलाकार पृष्ठ है
इसमें आवेश Q1 Q2 और Qn मौजूद है, तो फिर निकलने वाला फ्लक्स फाई निकालूंगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस डैश डैश Qn अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यदि यही पृष्ठ तुम्हारे पास में और यदि बेलनाकार हो जाए, अब बेलनाकार पृष्ठ हो गई तो ऐसी स्थिति में भी ये जो समेशन Q है ये तो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि पहले ये कौन सी पृष्ठ में मौजूद था, पहले ही ये गोलाकार पृष्ठ में था, और अब आपने एक नई पृष्ठ चुन ली बेलनाकार, तो फिर आवेश की उपस्थिति तो उसी पृष्ठ के अंदर रह गई कि नहीं रह गई। तो फिर हम ये कहेंगे कि गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स तो वही समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसका मतलब ये निकला कि उसकी आकार कैसी है, गाउसियन पृष्ठ की आकृति कैसी है, उसके ऊपर उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 2। क्लियर। अब बात ये आती है नंबर 3, गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स पृष्ठ में स्थित आवेशों की स्थिति एवं वितरण व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब है? अब आपके पास में सपोज कीजिए कि ये गोलाकार पृष्ठ है और मैंने गाउस के नियम से और इस पृष्ठ के अंदर कितना फ्लक्स इस पृष्ठ से निकलेगा वो मैंने इस फार्मूले को लगा दिया, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये आवेश इन पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन जरा सोचो मैं Q1 की जगह जो है वो Q2 को ले आऊं, Q2 की जगह Q1 को ले आऊं, मतलब इनकी स्थितियां मैं बदल दूं तो टोटल जोड़ पर इन आवेशों के बीजगणितीय योग पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जबकि मैंने इनकी स्थितियों क्या कर दिया, मैंने बदल दिया, लेकिन फिर भी फ्लक्स फाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि संबंध फ्लक्स पृष्ठ में स्थित आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। और वितरण व्यवस्था, मान लीजिए कि मैं इन सभी आवेशों को एक ही जगह यहाँ इकट्ठा कर दूं तो ये नई वितरण व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में भी समेशन Q या आवेशों का बीजगणितीय जोड़ तो उतना ही आना है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर फैक्ट नंबर 3 क्या कहता है कि न तो उनकी स्थिति परिवर्तित करने से न वितरण व्यवस्था जो है परिवर्तित करने से फ्लक्स बदलेगा। नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या कहता है, गाउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं कि पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक एवं निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। कैसे? इसे समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक पृष्ठ ली और इस पृष्ठ के अंदर मैंने ये कोई आवेश -Q लिया। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो अंदर की ओर आएंगी, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आएंगी तो फ्लक्स जो है वो अंदर की ओर जाएगा। तो फिर मैं फाई निकालूं तो यहां मेरे को लिखना पड़ेगा -Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां देख सकते हो कि ये जो फाई आया, ये फाई कैसा आया आपके पास में, ऋणात्मक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जा रही थी, पृष्ठ के अंदर, तो पृष्ठ के अंदर जो प्रवेशित फ्लक्स है वो कैसा प्राप्त हुआ, नेगेटिव। तो ये गाउस का नियम लगा करके Q की जगह यहाँ -Q कर देने से ये फाई नेगेटिव बनता है, इसलिए ये प्रवेशित फ्लक्स हमारे पास में क्या हो गया, ऋणात्मक। लेकिन यदि मैं यहीं इस पृष्ठ के अंदर जो है एक धनावेश ले लेता, तब ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की ओर जाती, तो फिर हम कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन गाउस के नियम से लगा निकालते तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन Q कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो भार रेखाएं जा रही हैं या जो भार फ्लक्स जा रहा है वो कैसा हुआ, धनात्मक। तो ऐसी स्थिति में हम जो है इस चौथे पॉइंट को भी वेरीफाई किससे कर सकते हैं, गाउस के नियम से। अब पांचवा पॉइंट क्या आता है, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश शून्य या द्विध्रुव हो तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। देखिए कैसे, इस चीज को हम वेरीफाई गाउस के नियम से कर सकते हैं। हमें पता है कि फाई बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यदि कोई बंद पृष्ठ है उसमें कोई आवेश है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर समेशन Q की वैल्यू तो 0 बनेगी, तो फाई इक्वल 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगी आपके पास में, 0। लेकिन जो सोचो यदि हमारे पास में पृष्ठ है और उसके अंदर कोई द्विध्रुव है, मतलब दो ध्रुव है, -Q और +Q, तो ऐसी स्थिति में आप फाई निकालोगे तो फाई इक्वल क्या आएगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ -Q में +Q ऐड करोगे तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या बन गया, 0। इसका मतलब यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश शून्य या द्विध्रुव मौजूद हो तब उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, संबंध फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। छठे पॉइंट पर आ जाइए, गाउस का नियम उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो हमने ये देखा कि इसके डेरिवेशन में गाउस के नियम में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश क्षेत्र है और वो उसका फार्मूला Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है,
और ई जो है वो 1/r² के समानुपाती है। इसका मतलब आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो गाउस का नियम ऐसे क्षेत्र के लिए लगेगा जो क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हो, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो ये बात भी क्लियर हो गई छठी। सातवीं बात क्या कहती है वो देखिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई बंद पृष्ठ है और वो बंद पृष्ठ जो है उसको हमने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा। अब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो गाउस का नियम लगाएंगे तो फाई इक्वल Q/ε0 0/ε0 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें जो कोई परिबद्ध आवेश नहीं होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, तब संबंध फ्लक्स इससे क्या होगा, ये शून्य होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जितना इसमें फ्लक्स जाएगा उतना ही जो है फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा। तो फिर हम अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई इक्वल फाई प्रवेशित प्लस फाई निर्गत इक्वल, अब इसके अंदर कितना आवेश है, कुछ आवेश नहीं है, 0 बटे में कितना ε0, तो दिस इज इक्वल टू 0। कुल फ्लक्स हमारे पास फाई क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो फाई प्रवेशित प्लस फाई निर्गत बराबर क्या हो गया, 0। इस तरीके से ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गाउस के नियम के संदर्भ में। तो ये जो है गाउस का नियम आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।